हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम क्लास 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे चैप्टर, जिसमें हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, चार्ज क्या होता है वो पढ़ा है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद में 1 कूलम का डेफिनेशन। ठीक है। और उसके बाद में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह भी हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कूलम लॉ पे बेस्ड है। आज हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पहले आपने पढ़ी होगी या फिर शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड जो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक है। उसमें क्या था, एक बाहर मैग्नेट रहता था, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, और हम ये ऑब्जर्व भी करते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, है ना। मान लो ये कोई मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट को कई जगह पे रखा हमने, तो उसके अराउंड है ना एक ऐसा एरिया बन जाता है। ठीक है, एक सर्कुलर एरिया, ये इलिप्स जैसा लग रहा होगा लेकिन एक सर्कल मान लो इसको, सर्कुलर एरिया बन जाता होगा। जब हमारे पास मान लो कोई छोटा सा आयरन का एक छोटा सा पीस है ना, उसको हम इस मैग्नेट से बहुत दूर रखते हैं, तो इस आयरन पे कुछ फोर्स नहीं लगता है, ये मैग्नेट इस आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। जैसे जैसे हम इस आयरन के पीस को करीब करीब लाते जाएंगे, यहां तक आएगा वो पीस, तब तक उस पीस पे कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन हमको बाद में फील होने लग जाएगा कुछ फोर्स, जब जैसे ही ये आयरन का पीस इस एरिया के अंदर आ गया, तो इस आयरन के पीस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो फोर्स पहले नहीं था, इतना दूर था तब नहीं था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आया वो आयरन का पीस, इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। ये आयरन का पीस जो है उस पे फोर्स फील होने लग गया। ठीक है। उसको फोर्स क्या होने लग जाता है, एक्सपीरियंस करने लग जाता है वो, कोई इस पे फोर्स लगा रहा है, और लगाने वाला कौन है, ये है। ठीक है। तो फील्ड जो है, इस वर्ड का मीनिंग आपको मालूम है, फील्ड मतलब एरिया। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमने कैसे बनाई थी कि मैग्नेट के अराउंड का एरिया, ये मैग्नेट है, इसके अराउंड का एरिया, तो उस एरिया के बारे में क्या, उस एरिया की, उस पर्टिकुलर एरिया की क्या खासियत है, कि ऐसा एरिया मैग्नेट के अराउंड जिसमें जब हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं, आयरन कौन सा मटेरियल है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं इसको, जैसे ही इसको हम इस एरिया में लाएंगे, इस पे क्या होने लग जाएगा, इस पे फोर्स लगने लग जाएगा। तो उतने एरिया को, सिर्फ और सिर्फ उतने एरिया को, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ तक है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक है, ये जो डॉटेड है ना, उतना एरिया जो है, उतने एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उस उतने एरिया में ही इस मैग्नेट का क्या है, इन्फ्लुएंस है, या जिसको हम बोलते हैं प्रभाव है, इफेक्ट है ना। तो वैसे ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन मैग्नेट की जगह पे क्या होगा, चार्ज होगा। आयरन पीस आयरन पीस की जगह पे भी क्या होगा, चार्ज होगा। बाकी सबसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेफिनेशन बनी, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाएंगे, मैग्नेट की जगह पे सिर्फ होगा चार्ज। ठीक है। तो पहली डेफिनेशन कैसे बनेगी, द एरिया अराउंड द चार्ज इन विच, अभी वो एरिया कैसे कि जिसमें, जिस एरिया के अंदर, इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। बस खत्म। ये जो है, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, कि ऐसा एरिया किसके अराउंड, चार्ज के अराउंड। मैग्नेट था, मैग्नेट के अराउंड, लेकिन मैग्नेट की जगह पे क्या है, चार्ज। और लाएंगे भी किसको, पहले उधर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था या आयरन पीस था, अभी लेकिन दूसरा भी क्या होगा, यहाँ पे चार्ज होगा। ठीक है। इन विच द अनदर चार्ज, क्या लगेगा, उस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगेगा, या फिर दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि उस पर फोर्स लग रहा है। जब दूर होगा, बहुत ज्यादा दूर होगा, तो कुछ उस पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एरिया के अंदर आएगा, ठीक है, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होने लग जाता है। तो वो जो एरिया है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहली डेफिनेशन है। ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको थ्योरी समझने में हेल्प करेगी। ठीक है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का
फॉर्मूला ढूंढना है, ठीक है, फॉर्मूले में काम करना है, तो ये जो है डेफिनेशन आपने याद नहीं रखी तो भी चलेगी, लेकिन एक डेफिनेशन है दूसरी, वो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो डेफिनेशन ध्यान में रही तो आप फॉर्मूला आराम से बना सकते हो, याद करने की या फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन समझ के रखो, फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, छोटी डेफिनेशन है इससे। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स experienced per unit charge। खत्म, बस इतना ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अभी इसको समझो। ठीक, एक चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज अपने अराउंड एक एरिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा चार्ज छोटा सा, दूसरा चार्ज क्या करेंगे? छोटा सा। अभी ये दूसरा चार्ज जो है, आगे इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, क्यू नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं Q0। Q0 जो है उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज को कभी कभी हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज या सिर्फ यूनिट चार्ज, और जनरली इसकी वैल्यू हम लेते हैं +1 कूलम। यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, चार्ज मतलब कूलम, तो +1 कूलम उसकी हम वैल्यू लेके चलते हैं। तो Q0 जहां पे भी दिखेगा समझ जाना कि वो क्या है, वो है टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक तो अगर ये जो है टेस्ट चार्ज अगर हमारा बाहर है, इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर है, तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है, क्योंकि वो फील्ड के बाहर है, उसके इफेक्ट से वो बाहर है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला कूलम फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलम फोर्स। कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r²। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, ठीक है। मान लो अभी इस चार्ज को मैं यहां से उठा के यहां लेके आता हूं, अभी क्या होगा? इस चार्ज पे, इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा? फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 1/4πε0। पहला चार्ज ये वाला कैपिटल Q, दूसरा चार्ज ये वाला छोटा वाला Q0 टेस्ट चार्ज। मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? r और उसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कूलम का फोर्स। ये क्या हो गया? कूलम का फोर्स। क्या कैलकुलेट किया हमने? सिर्फ क्या था? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। अभी जैसे ही पर यूनिट वर्ड आता है, क्लास 11 से पहले चैप्टर से मैं आपको बता रहा हूँ, पर यूनिट मतलब अपॉन कुछ तो होगा। क्या है? अपॉन चार्ज है, पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर यूनिट चार्ज मतलब चार्ज से हम डिवाइड करेंगे, बट कौन सा चार्ज, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो हमारा चार्ज है इसकी फील्ड निकालनी है। किसकी फील्ड निकालनी है? ये चार्ज ने जो फील्ड बनाई है उस फील्ड के लिए हमको फॉर्मूला ढूंढना है। तो मान लो ये जो दूसरा चार्ज है ये इधर था, जब एक दूसरा चार्ज इसके फील्ड के अंदर नहीं था तो इसके फील्ड पे, ठीक है, फोर्स पे नहीं बता रहा हूं मैं, फील्ड पे, इसके फील्ड पे इसका कुछ भी असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा है तो सबसे पहला काम ये चार्ज क्या करता है? उसके अराउंड फील्ड बना देता है कि इतना एरिया मेरा है, मेरे एरिया में कोई भी आएगा उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये चार्ज यहाँ पे हो या अंदर हो, इस चार्ज ने बनाई हुई फील्ड पे इसका कोई भी असर नहीं करता है। और एकदम सिंपल चीज, दूसरा चार्ज हो ना, ये वाला चार्ज हो ना हो, ये चार्ज क्या करेगा? अपने अराउंड अपनी फील्ड बना के रखेगा, ठीक है। इसकी फील्ड इस पे डिपेंड नहीं करती है। और लेकिन डेफिनेशन में हमने लिखा है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स के फॉर्मूले में तो दोनों आते हैं, लेकिन हमको निकालना है इस चार्ज ने प्रोड्यूस करी हुई फील्ड। तो इस चार्ज ने प्रोड्यूस की हुई फील्ड इस पे डिपेंड नहीं करती है, तो पर यूनिट चार्ज जो है उसमें हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर देंगे
ताकि क्या हो, ये कट हो जाएगा और फॉर्मूला में सिर्फ हमको क्या मिलेगा, क्यू, क्योंकि फील्ड कौन कर रहा है, प्रोड्यूस ये कर रहा है। तो फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा, ये रहेगा। तो हमेशा ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन चार्ज पर यूनिट चार्ज मतलब चार्ज से डिवाइड करेंगे। कौन सा चार्ज से डिवाइड करना, जिस पे फोर्स लग रहा है। किस पे लग रहा है फोर्स, Q0 पे, तो Q0 से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q/r², क्योंकि Q0 से डिवाइड करा, Q0 से डिवाइड करा तो Q0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने निकाला इस डेफिनेशन से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले फोर्स निकाला और बाद में फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये डेफिनेशन। तो कौन से चार्ज से डिवाइड करना, तो जिस पे फोर्स लग रहा है, जिस पे फोर्स लग रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको इसकी फील्ड निकालनी, इसकी नहीं। ठीक है, इसकी अगर निकालनी होती तो हम क्या करते, इससे डिवाइड कर देते। जिसकी फील्ड निकालनी है फॉर्मूला में वही होना चाहिए, दूसरा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये तो हो गया स्केलर वाला, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बट अगर देखोगे तो E इज इक्वल टू F/Q लिख रहे हैं अपन। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी है, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर डिवाइडेड बाय ये जो चार्ज है स्केलर है। तो ये नीचे का स्केलर का इस पे कुछ असर नहीं पड़ता। अगर Q0 स्केलर है, और अच्छे से समझ के चलो, E बार इज इक्वल टू F बार, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 1/Q0 तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/Q0 क्या है, स्केलर, फोर्स क्या है, वेक्टर, E क्या आएगा फिर, वेक्टर। कैसे, वेक्टर इंटू स्केलर, वेक्टर इंटू स्केलर क्या होता है, हमेशा वेक्टर होता है। ठीक है, क्लास 11 स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा। वेक्टर इंटू स्केलर, वेक्टर, स्केलर इंटू स्केलर, स्केलर, वेक्टर इंटू वेक्टर, स्केलर भी हो सकता है या फिर वेक्टर भी हो सकता है। स्केलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर वेक्टर पे वीडियोस बने हैं, अगर मालूम नहीं है तो देखो। ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे वेक्टर इंटू स्केलर है तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो एकदम सिंपल है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा, Q/4πε0r²। डायरेक्शन कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, सेम एज जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अभी फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, समझ के देखो, ये चार्ज पॉजिटिव है प्लस, ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। रिपल करेगा मतलब ढकलेगा, ढकलेगा मतलब फोर्स की डायरेक्शन ऐसी। अगर फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी, जैसी फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी। फोर्स की डायरेक्शन चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, E बार इज इक्वल टू Q/4πε0, ये Q है ना ऊपर से, अपॉन r² इंटू आर कैप। आर कैप क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जो फोर्स की डायरेक्शन वही वो क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यह है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। अभी हम देखते हैं इसका यूनिट, डायमेंशन, और बाद में देखेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, जो यही है। ठीक है, इस तरह से ही है, लेकिन बुक के हिसाब से जाएंगे अच्छा लगेगा। चलिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ढूंढते हैं, डायमेंशन भी ढूंढते हैं। ठीक है, सॉरी यूनिट भी ढूंढते हैं और डायमेंशन भी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नीट्यूड पे जाते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज होता है कूलम। चलिए अभी डायमेंशन ढूंढते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज, है ना।
फोर्स के डायमेंशन तो हमेशा याद होनी चाहिए, नींद में भी पता होना चाहिए आपको क्या है, L1 M1 T-2। चार्ज, चार्ज मालूम है आपको, करंट का डेफिनेशन मालूम होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। ठीक है, चार्ज ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिराइव्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल। तो Q इज इक्वल टू क्या, I इंटू टी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ Q कैसे निकलेगा, डायमेंशन ऑफ करंट और T ये I1 T1। तो यहाँ पे लिखते हैं I1 T1। बुक में कहाँ कहाँ पे I की जगह पे A यूज किया है, A स्टैंड्स फॉर एम्पीयर। I भी चलता है A भी चलता है, मैं I यूज करता हूँ, मेरी आदत है वैसे तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये T में ही सब कुछ, L1 M1, ये I ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -2 है, ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 -1 -3, तो T -3। ये क्या हो गया आपका डायमेंशन हो गया फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से एक यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, दूसरा एक यूनिट है प्रैक्टिकल यूनिट, जो ज्यादातर यूज करेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो है वोल्ट पर मीटर। ये कैसे आता है ये आगे देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखो कि वोल्ट पर मीटर, वोल्ट ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट एनर्जी वगैरह वो पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान में रखो कि वोल्ट पर मीटर ये क्या है आपका दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अभी क्या करते हैं, बुक में जैसा दिया है, मान लो ये चार्ज है, उसके अराउंड क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। ये प्लस है और ये चार्ज मान लो सेंटर में रखा है, ये दूसरा चार्ज है Q0, ये भी प्लस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्ड्स में कैसे बताओगे, वर्ड्स में बताएंगे। देखो ये इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो पहली डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग आपको रेडियस, अलोंग रेडियस है ना जाएगी। दूसरी कब, जब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव रहा तो अंदर क्या बोलेंगे फिर, टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस, अलोंग द रेडियस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन वो किस पे डिपेंड है, चार्जेस की पोलैरिटी पे। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है। ठीक है, सेम चार्जेस से, सॉरी लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है, उस पर डिपेंड करता है, अवे होगा या टुवर्ड्स होगा, है ना। और दोनों टाइम पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड दोनों टाइम पे कितना होगा, इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε r²। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r है। तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ से ऐसे सर्कल ड्रॉ करा, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जितनी मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो। और यहाँ पे दूसरा चार्ज लेता हूं मैं Q0, सिमिलर एकदम लाइक चार्ज लेता हूँ, तो इस पे भी ऐसा फोर्स लगेगा। चलो प्लस ले लेता हूँ, तो अवे, ये भी प्लस है तो अवे। एक काम करते हैं, Q0 ये पहला पॉइंट है। ठीक है, इस पे E1 कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, Q अपॉन 4πε r², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है, r है। तो ये जो दो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी है और यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स लूंगा, सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन यहाँ का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, यहाँ का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, यहाँ का डायरेक्शन ऐसा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्या होती जाएगी, डायरेक्शन अलग अलग होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी दो पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन अलग हो सकती है। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो ये पहला है, ये दूसरा है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से r की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। ठीक है,
तो ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, डिफरेंट हो, या फिर मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो, इस तरह से हो सकता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है ये रहेगा, क्यू कौन सा, जिसकी फील्ड निकालनी है, जिसकी वजह से फील्ड निकालनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ मीडियम, और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह कुछ होगा, वही है। ठीक है, देखो अभी क्या है यहाँ पे, अलग अलग वर्ड्स है। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बात बताता हूँ, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों क्या है, दोनों के दोनों सेम है। कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है, तो बिल्कुल नहीं, दोनों सेम है। आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, सब क्या है आपके लिए सेम है, और सब क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी अपन निकालते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ मीडियम। तो अपन क्या करेंगे, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, वो पॉइंट चार्ज क्या होगा अपना, क्यू होगा। ठीक है, उसको हम रख देंगे प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। पहली लाइन तो बहुत सिंपल है, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। चलो करते हैं, एक पॉइंट क्यू लिया अपन ने, पॉइंट चार्ज क्यू लिया, ठीक है, छोटा सा चार्ज, उसको एक मीडियम में रख दिया, जिस मीडियम का, चलो ऐसा, ठीक है, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अभी दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, लेट P बी एनी पॉइंट, एक P पॉइंट लेते हैं अपन, लेट P बी एनी पॉइंट इन द मीडियम, इन द मीडियम at a distance r, at a distance r from the point charge q, from the point charge q। समझ में आ रही है दूसरी लाइन, क्या है, एक पॉइंट लेंगे अपन, ये पॉइंट जिसका नाम क्या है P, कहाँ पे है, मीडियम के अंदर ही है, कितना दूर है, r इतना डिस्टेंस है, किससे दूर है, इससे r इतना डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अभी अपने को क्या करने का है, इस पॉइंट P पे मैंने क्या बोला, डेफिनेशन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, किसने एक्सपीरियंस किया, तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरी लाइन क्या लिखेंगे, लेट Q0 बी द स्मॉल टेस्ट चार्ज, लेट Q0 बी द स्मॉल टेस्ट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट P। कहाँ पे प्लेस किया उसको, P पॉइंट पे प्लेस किया, P पॉइंट पे प्लेस किया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Q0 लेके आता हूँ चार्ज, जिसको हम रखेंगे कहाँ पे, मीडियम के अंदर, किस पॉइंट पे, P पे। P पॉइंट कितना दूर है, R इतना डिस्टेंस है, किससे, Q से। पूरा सिस्टम किधर है, एक मीडियम के अंदर है, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, चलो अभी डेफिनेशन से जाते हैं। ठीक है, पहले निकालेंगे फोर्स Q, या फिर नॉर्मल हमको मालूम है, पहला चार्ज Q, दूसरा Q0, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, उसका स्क्वायर, ये हो गया आपका फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किससे डिवाइड करना है, जिस पे फोर्स लगता है। और हाँ, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन 0 लिया, लेकिन ये मीडियम जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मालूम है हमको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, फोर्स, और जिस पे फोर्स लग रहा है उससे अपन क्या कर देंगे, डिवाइड, तो Q0 से डिवाइड करो, वही है Q अपॉन आर स्क्वायर। तो अच्छे से लिखते हैं Q अपॉन 4πε0 के आर स्क्वायर। अब ये जो है, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर भी इसमें भी लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, E बार इज इक्वल टू F बार अपॉन Q0, क्या हो जाएगा, Q 4πε0 के
आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब ये आर कैप की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज क्यू भी हो सकता है और टूवर्ड्स द चार्ज क्यू भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। प्लस प्लस अवे फ्रॉम द क्यू, प्लस माइनस टूवर्ड्स द अट्रैक्शन है या रिपल्शन है उस पर। लेकिन इस तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आर कैप जो है वो डायरेक्शन बता देगा अपने को, ठीक है, पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। और मैं कुछ बताना भूल गया क्या आपको? कुछ भी नहीं है, यही है सब, ठीक है। अभी एक सिंपल है ग्राफ है आपके बुक में दिया हुआ। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? Q1, ये जो बड़ा Q है ना उसको मैं Q1 लिखता हूँ क्योंकि वो पहला चीज, 4πε0 आर स्क्वायर। दोनों जो है रेडियस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक रेडियस ले रहा हूं मैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ले रहा हूं मैं, फोर्स ले लो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रेडियस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसका ग्राफ बनता है ऐसा, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियल है क्योंकि एक्सपोनेंट है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। जैसे जैसे रेडियस ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, फोर्स कम कम होते जाएगा। लेकिन कम कम ऐसे नहीं होगा। अगर r की पावर 1 होती, ध्यान में देना, r की पावर अगर 1 होती तो लीनियरली डिक्रीज होता, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट लग गया ऊपर 2 है तो नॉन लीनियर डिक्रीमेंट बोलते हैं इसको। ये है नॉन लीनियर ग्राफ। तो ये ग्राफ आपके बुक में एक्स्ट्रा दिया है, वो आपको काम में आ सकता है। कभी कभी सीईटी में पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ किसका है, और अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से चूज करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स है, ठीक है। एक्चुअली 3 होती है, आपके बुक में 2 दिया है, 2 के बारे में पढ़ते हैं। पहली होती है यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मतलब क्या? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म हम तभी बोलेंगे, मान लो ये मीडियम है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इतना एरिया में, ठीक है। इस पॉइंट पे, 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 सब ऑल दिस पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ढूंढना और डायरेक्शन भी पता करना। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढी E1, इसमें दोनों आ गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। यहाँ पे E2, यहाँ पे E3। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सेम होना मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वही इधर भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए और वही डायरेक्शन यहाँ पे भी होनी चाहिए, ठीक है। वही मैग्नीट्यूड इधर भी होना चाहिए, वही डायरेक्शन यहाँ पे भी। मतलब हर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के हर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए एट ऑल द पॉइंट्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन its magnitude, वैल्यू नहीं बोलेंगे हम, मैग्नीट्यूड, when its magnitude and direction at all the points is same। सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितने भी पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट्स पे क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जनरली होता नहीं है, ठीक है। जनरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं। अभी देखा, इन सारे पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन ये दूर गई, ये दूर गई, ये दूर गई, ये दूर गई, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन जो है वही यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग है क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा सा है और ये डिस्टेंस बड़ा है। डिस्टेंस चेंज हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है, लेकिन फिजिक्स में हम किसी को भी इम्पॉसिबल नहीं पकड़ते हैं। हमने एक बोला है कि 2 अगर पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, एक ये प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, इस पे प्लस चार्ज है तो ऑटोमेटिकली इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस। इंडक्शन पढ़ा है अपन ने फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है।
अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस है, इनके दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। ये हमारा एजम्पशन है, होता नहीं है। डिस्टेंस भी बहुत कम होना चाहिए, डिस्टेंस भी बहुत कम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो वहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल द पॉइंट्स इन द फील्ड इज सेम। लेकिन वहां पे एक शब्द डालना है आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। वापस बताता हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट ऑल द पॉइंट्स इन द फील्ड इज सेम। तभी हम बोलेंगे सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यहाँ पे जो है वही मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए, वही मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, कभी कभी डायरेक्शन सेम नहीं होगा, कभी कभी दोनों सेम नहीं होंगे, कभी कभी दोनों सेम नहीं होंगे, वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। और तीसरा होता है रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है, ऐसी फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, ये जो है ये वाली इतनी जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन अगर अलोंग द रेडियस है, अलोंग द रेडियस है, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें पढ़ते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे मैंने वीडियो बना के रखा है, क्लास 12th का है वो, लेकिन अगर आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरह से रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, उसका यूनिट डायमेंशन, ठीक है, उसके बाद में उसका फॉर्मूला, उसके बाद में पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।